नमस्कार, मैं राकेश सोनी आपका टीम प्रिंस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में हम कल से आगे टॉपिक है उसको चलाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस, जिसके दो भाग बताए थे मैंने। एक भाग अपन ने शुक्राणु जनन पढ़ लिया था, दूसरा भाग जो आज अपन करेंगे वो है अंड जनन। अंड जनन यानी oogenesis, ये पढ़ना है। क्या होता है अंड जनन? कल अपन ने पढ़ा था कि जनद, अब मादा जनद कौन है? अंडाशय है। इस मादा जनद अंडाशय में जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या है? द्विगुणित है। इस जनन कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके उपरांत अगुणित अचल मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु है मादा युग्मक। तो अंडाशय में स्थित जनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? अंड जनन या oogenesis कहेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि युग्मक जनन, चाहे वो शुक्राणु जनन हो चाहे वो अंड जनन हो, उसकी 3 प्रावस्थाएं हैं जो क्रमशः होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक वो की वो प्रावस्थाएं अंड जनन के दौरान भी होती है। देखिए, इसका आरेखीय अध्ययन करें तो अंड जनन किस प्रकार से है, आपको प्रयास करना है कि अंड जनन और शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है उसमें मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये अंडाशय में स्थित द्विगुणित जनन कोशिका है। इस द्विगुणित जनन कोशिका में बारंबार समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती जाएगी और बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की क्या होगी? समान होगी। मान लीजिए फिर से इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हो गया, तो प्रत्येक एक से फिर 2-2 द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। बनने वाली ये द्विगुणित कोशिकाएं oocyte कहलाएगी या oogonia कहलाएगी। ये जो प्रावस्था आई जिसमें एक जनन कोशिका से कई सारी oogonia या oocytes बन गई, उस प्रावस्था को हम गुणन प्रावस्था कहेंगे। अब इन oocytes या oogonia से, जिनसे अंड जनन की क्रिया होनी है, oogenesis की क्रिया होनी है, उनमें से एक oocyte है वो आकार में अन्य oogonia या oocyte से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जो वृद्धि प्रावस्था है वो शुक्राणु जनन की वृद्धि प्रावस्था से जटिल है और लंबी है। तो ये जो आकार में oogonia या oocyte जो बड़ी हो गई, इसको हम प्राइमरी oogonia
या oocytes कहेंगे। ये प्राइमरी oogonia हैं, वो भी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के समान क्या है, द्विगुणित है। अब इस प्रावस्था को जिसमें प्राइमरी oogonia या प्राइमरी oocytes बनती है उसको हम युग्मक जनन की वृद्धि प्रावस्था कह देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है परिपक्वन प्रावस्था में। कल अपने पढ़ा था कि परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है और बनने वाली अगुणित कोशिकाएं आकार में क्या थी, समान थी, जिनको अपन ने सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया कह दिया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट ही होगा। प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, परंतु बनने वाली दोनों कोशिकाएं जो पुत्री होगी उन पुत्री कोशिकाओं का आकार असमान होगा। एक अगुणित कोशिका आकार में बड़ी बनेगी, दूसरी अगुणित कोशिका आकार में छोटी बनेगी। जो कोशिका आकार में बड़ी बनी उसको सेकेंडरी oogonia या oocytes कहेंगे, और जो आकार में छोटी कोशिका बनी उसे प्राइमरी पोलार सेल या प्राइमरी ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। कल अपने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें पोलार सेल या ध्रुवीय कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा था जो oogenesis से डिफरेंट है। अब इन कोशिकाओं में फिर से आगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, जो द्वितीयक परिपक्वन विभाजन है। प्रत्येक एक एक अगुणित कोशिका से 2-2 अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी, लेकिन सेकेंडरी oogonia से फिर से आकार में असमान कोशिकाएं बन जाएगी। अगुणित, एक बड़ी बन गई, एक छोटी कोशिका बन गई, और ध्रुवीय कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने से 2 छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण और हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 कोशिकाएं छोटी छोटी ये बन गई और एक अगुणित कोशिका है वो आकार में क्या बन गई, बड़ी बन गई। इस कोशिका को जो आकार में बड़ी बनी इसको एग सेल कहेंगे, और जो आकार में 3 छोटी कोशिकाएं बनी इनको अपन सेकेंडरी पोलार सेल या सेकेंडरी ध्रुवीय कोशिका कह देंगे। ये जो प्रावस्था आई, इस प्रावस्था को हम परिपक्वन प्रावस्था कहेंगे। इस प्रकार से oogenesis की क्रिया है वो गुणन प्रावस्था में, उसके बाद वृद्धि प्रावस्था में और परिपक्वन प्रावस्था में पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया में छोटे क्वेश्चंस आपको कौन से ध्यान में रखने हैं कि प्राइमरी oogonia या oocytes में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, तो अपन करेंगे 46। एक प्राइमरी oogonia से कितनी एग सेल या अंडाणु बनते हैं, तो एक से आप देख रहे हो एक ही अंडाणु का निर्माण हो रहा है। कल अपन ने पढ़ा था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन रहे थे, 4 स्पर्म बन रहे थे। यहाँ पर 4 नए बन के एक प्राइमरी oogonia से एक एग सेल का ही क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कल अपन ने पढ़ा था कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, तो उसका आंसर क्या आया था, 2 स्पर्म बनते हैं। अब यहाँ पर अपन चर्चा करें कि एक सेकेंडरी oocytes या सेकेंडरी oogonia है उससे कितने अंडाणु बनेंगे, तो एक से एक ही बनेंगे, एक ही एग सेल या अंडाणु का निर्माण होगा। तो चाहे प्राइमरी oogonia की संख्या दे दे,
चाहे सेकेंडरी उगोनिया की संख्या दे दे और उससे अपने को अंडाणु की संख्या पूछी जाए कितने अंडाणु बनेंगे, तो 1 से 1 ही है, 20 से 20 होंगे, 40 से 40 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब एक बार राजस्थान बोर्ड ने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया पेपर में, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूँ कि 100 प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया और 100 प्राइमरी ऊगोनिया या oocytes से बनने वाले शुक्राणुओं का यानी स्पर्म का और अंडाणुओं का अनुपात क्या होगा। तो कल अपने जो पढ़ा था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, 4। अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया की संख्या कितनी है, 100। तो यहां पर जो स्पर्म बनेंगे उनकी संख्या कितनी आ गई, 400 आ गई। अब आज अपन ने पढ़ा है कि एक प्राइमरी उगोनिया या oocyte से एक एग सेल बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 प्राइमरी उगोनिया से कितनी एग सेल बनेगी। तो 1 से 1 एग सेल बन रही है, अंडाणु बन रहा है, तो 100 से कितने बन जाएंगे, 100। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या आ गया, 100। 4 अनुपात क्या आया, 1। तो बनने वाले शुक्राणु और अंडाणु का अनुपात क्या आया, 4 अनुपात 1 आया। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम में सीनियर क्लास में पेपर में था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है और उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से निकालना है। साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हमें इनकरेज करते रहें, हमें सुझाव देते रहें और हमारी जो कमियां हैं उनको हमें बताते रहें, तो हम ज़्यादा सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।